गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं नीरज पांडे, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैथजीएस। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति क्या होता है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है आज। जैसे कि आज मैं बहुत सारे वीडियो आपको पहले से दे चुका हूं। अब भारतीय राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति का वर्णन कहाँ किया गया है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया होती है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो हमें कहाँ जाना है, राष्ट्रपति का पद वर्णित कहाँ है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, इन सब चीजों की चर्चा आज हम करेंगे इस वीडियो में। देखिए मित्रों, यहां मैं थोड़ा थोड़ा लिख भी देता हूं, क्योंकि अक्सर कुछ बच्चे होते हैं वो पूछते हैं सर मुझे इसकी शॉट चाहिए और मुझे इसका पिक चाहिए। तो पिक तो देखिए मैं जो बोलता हूं वो पूरा तो लिखता नहीं हूं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं कि थोड़ी चीजें आप हेडिंग यहां से ले लीजिए और जब जो मैं बोलता हूं उससे आप मेरे बातों को सुन सुन करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। और यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि अच्छा नहीं लगता है तो वो आपकी मर्जी है। देखिए यहां क्या है, भारतीय राष्ट्रपति, इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात तो यही होगा कि राष्ट्रपति, जो भारतीय राष्ट्रपति है वो कुछ किसके तहत है, वह संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, संविधान के तहत राष्ट्रपति का पद है कि संविधान के तहत नहीं है। जैसे कुछ संस्थाएं होती हैं संवैधानिक संस्थाएं और संवैधानेतर संस्थाएं, जो संविधान में जो बात रखी नहीं गई बस उसको रखा जाता है, ठीक ना। तो संविधान के तहत है या संविधान के तहत नहीं है वो संस्थाएं। तो राष्ट्रपति जो होता है वह संविधान में वर्णित है। जो आपका पांचवा भाग है वो कह सकते हैं संघ, और संघ के अंतर्गत ही आता है राष्ट्रपति। आर्टिकल जो आपका 52 है, 52 में राष्ट्रपति के लिए चर्चा की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या चर्चा की गई है, आर्टिकल 52 में चर्चा की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद जब राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति क्या होगा, उसका महत्व क्या है, यह बताया गया आर्टिकल 53 में कि जो राष्ट्रपति होगा वह क्या होगा, कार्यपालिका का, वह किसका, कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। कार्यपालिका का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। यहां लिखा गया है कार्यकारिणी अध्यक्ष, कहते हैं ना कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रेसिडेंट साहब हैं, तो कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। किसके तहत होगा, आर्टिकल 53 के तहत। लेकिन उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति होगा लेकिन कार्यपालिका को वह चलाने के लिए या तो खुद से चलाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से चलवाएगा। तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल 74(1) के तहत क्या है कि राष्ट्रपति के पास उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री मंडल होगा, उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जो उसको सलाह देता है। तो वह सलाह किससे लेगा, अपने मंत्रिमंडल से। और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है, मुखिया कौन होता है, मंत्रिमंडल का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। जैसे इस समय वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। भारत देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी जी हैं, और प्रेसिडेंट कौन है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी को अगर कोई किसी प्रकार की सलाह लेनी है तो वह किससे सलाह लेंगे, मंत्रिपरिषद से। और मंत्रिपरिषद में कह सकते हैं मुख्य रूप से वो किससे सलाह लेंगी, प्रधानमंत्री से। क्योंकि प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य का एक कड़ी होता है, जोड़ने का काम करता है। उनके संवाद को यहां लाके देगा, प्रेसिडेंट के संवाद को मंत्रिपरिषद मंडल में, और मंत्रिमंडल के संवाद को कहां लेके जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। वो एक कड़ी होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। और आगे अगर हम चलें तो राष्ट्रपति की अहर्ता देखते हैं। राष्ट्रपति की अहर्ता जो आर्टिकल 58 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 58 में दिया गया है कि राष्ट्रपति की अहर्ता क्या है। पहली अगर इनमें हम अहर्ताएं देखें तो मुख्य रूप से 3 अहर्ताओं में इसको बांट देते हैं। पहला तो वह भारतीय होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, वह भारतीय होना चाहिए। दूसरा क्या है, 35 वर्ष की उम्र वह पार कर चुका हो। क्या है, 35 वर्ष का उम्र वह 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट जो बनेगा, आप राज्यपाल के लिए भी पढ़े होंगे, राज्यपाल, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के लिए सेम एज है, 35 वर्ष उनका कम से कम एज होनी चाहिए, 35 वर्ष या उससे ऊपर। उसके बाद क्या किया गया, तीसरी अहर्ता दिया गया कि भैया ये दिवालिया ना हो, ये क्या है, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, और क्या है, किसी लाभ के पद पे ना हो, किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पे ये नहीं होने चाहिए।
और आगे की बात हम करें तो ये किसी सदन के सदस्य भी नहीं होने चाहिए, ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर किसी सदन के सदस्य हैं तो राष्ट्रपति बनने के लिए इनको सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। तो देखिए इतनी चीजें क्या होती है, इनकी योग्यता होती है, अर्हता होती है। अगर यह गुण जिनमें पाया जाएगा वही राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल है, वही राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए क्या है, योग्य माना जाएगा। अब जब इनके अंदर योग्यता आ गई, ये कहा गया कि राष्ट्रपति का पद वर्णित हो गया, राष्ट्रपति क्या होगा उसका ये निर्धारण हो गया कि वो मुखिया किसका होगा ये भी हो गया, तो राष्ट्रपति की योग्यताएं देखी गई। और जब राष्ट्रपति की योग्यता भी देख ली गई कि हाँ यह व्यक्ति राष्ट्रपति के योग्य है, तो आगे क्या होगा, इस व्यक्ति को चुना जाए। और अकेला व्यक्ति है तो ठीक है भैया उसको बैठा दो, लेकिन जब 4 लोग खड़े हो गए तो इनको चुनेंगे ना, तो चुनेंगे तो कौन लोग चुनेंगे इनको, ये चीज आती है बात आर्टिकल 54 के तहत। आर्टिकल 54 के तहत अगर देखा जाए तो यह राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल से आशय है मित्रों कि उसमें कौन कौन राष्ट्रपति को चुनाव में वोट देगा, कौन कौन उनको वोट देगा, इनको समानुपातिक ढंग से हर विधायक, हर एमपी का वोट का वैल्यू क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। चूंकि उनके उस यहाँ के जनता के आधार पर, उसको मैं अलग से किसी दिन सेशन लेके आऊंगा, उसको वीडियो इसी में डालूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हर विधायक एमपी के क्या होते हैं, वोट अलग अलग होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहां देखिए जाए तो यहां क्या है, राष्ट्रपति की अर्हता जो देखी गई, और राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल में कौन कौन आएगा, देखिए निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, एमपी कहां के होने चाहिए, लोकसभा के, एमपी होने चाहिए राज्यसभा के, और वो भी कैसे, निर्वाचित। जैसे आप पढ़े होंगे कि 12 सदस्य मनोनयन किया जाता है, 12 सदस्यों का 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो वो 12 सदस्य जो मनोनीत वाले हैं वो वोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मनोनीत है ना, यहां स्पष्ट किया गया है निर्वाचित सदस्य। तो अगर निर्वाचित सदस्य की चर्चा की जाएगी मित्रों, तो ये निर्वाचित सदस्य कौन होंगे, वो 12 नहीं होंगे, जो निर्वाचित हुए हैं वही वोट देंगे। उसके बाद आगे की गई चर्चा, दूसरा पॉइंट दिया गया, निर्वाचक मंडल में कौन होगा, राज्यों के निर्वाचित एमएलए, क्या है, स्टेट के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब ये जो असेंबली है लेजिस्लेटिव, विधानसभा के सदस्य, क्या कह सकते हैं, राज्यों के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य इसमें। लेकिन ये भी कैसे होने चाहिए, निर्वाचित होने चाहिए, ये भी कैसे होने चाहिए, निर्वाचित होने चाहिए, ये भी कैसे होने चाहिए, निर्वाचित होने चाहिए। बिना निर्वाचित, जो मनोनयन जिनका कर लिया गया हो, या जैसे रख लिया जाए, जैसे कि इनमें एमएलसी की बात नहीं की गई, किसकी बात की गई है, एमएलए की, विधानसभा सदस्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए, विधानसभा के सदस्य यहां भाग लेंगे। चूंकि विधान परिषद हर प्रदेशों में है नहीं, वो तो सिर्फ 6 प्रदेशों में है, तो 6 प्रदेशों में तो 6 प्रदेश के लोग वोटिंग उनकी ज्यादा हो जाती, इसलिए उनको नहीं रखा गया, रखा किसको गया, विधानसभाओं के। और तीसरा जो है कौन आता है, 17वें संविधान संशोधन 1992 से पहले नहीं था, 1992 के पहले नहीं था। 1992 के पहले यही 2 लोग उसको वोट देते थे राष्ट्रपति को, लेकिन 1992 में यह निर्धारण किया गया कि दिल्ली और पांडुचेरी, ये दोनों प्रदेशों में क्या है, एमएलए होते हैं, वहां पे विधानसभाएं हैं, तो यहां के भी विधानसभाओं के सदस्यों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। इनको भी क्या किया गया मित्रों, इनको भी अधिकार दिया गया। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, स्टेट के एमएलए, और 2 आपके हैं केंद्र शासित प्रदेश, अब तो बन गया है लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि विधानसभाओं के जो सदस्य होंगे वही क्या कर सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं, वो भी निर्वाचित। और एंग्लो इंडियन पहले हुआ करते थे, तो एंग्लो इंडियन आपको पता ही है कि 104वें संविधान संशोधन से उनको हटा दिया गया, तो एंग्लो इंडियन की तो बात रहेगी नहीं, सिर्फ मनोनयन वाले सदस्य नहीं रहेंगे, निर्वाचित सदस्य। अब आगे कर चर्चा करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, मान लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, किसी प्रकार की उसमें खामियां होती हैं और विवाद खड़ा हो जाता है, तो उसका निर्धारण कौन करेगा, उसका निराकरण कौन करेगा, तो वो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, जो हमारे दिल्ली में स्थित है, सर्वोच्च न्यायालय के पास यह होगा।
यह किसके पास होगा? सर्वोच्च। और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न भी पूछेगा, उसको भी मैं सेशन लेके आऊंगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? तो ये पूछ लेता है, अक्सर पूछता है आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जैसे अगला बीएड का एग्जाम होने वाला है, तो बीएड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, तो डी.वाई. चंद्रचूड़। आपको ये लिखने होंगे कि कौन है। उसके बाद आगे देखा जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियम। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियम कौन बनाएगा? किसके पास वो पावर है जो राष्ट्रपति के चुनाव को निर्धारित करता है? और राष्ट्रपति के चुनाव में क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है, वो निर्धारण कौन करेगा? किसके पास बिल या विधेयक लाने का अधिकार होता है? वो होता है संसद के पास। तो संसद क्या करता है? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी निर्णय को संशोधित कर सकती, जो नियम बना है उसको बना सकती है, बिगाड़ सकती है। यह अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। और वो भी किसके तहत? आर्टिकल 71(3) के तहत। आर्टिकल 71(3) के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति के पास यह क्या होता है? अधिकार संसद के पास यह क्या होता है? अधिकार होता है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी नियम बनाने के। अब इन नियमों में 3 अभी तक संशोधन किए गए हैं। पहला नियम आया था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। जब पहली बार 1950 में राष्ट्रपति बनाए गए, 1952 में ये लाया गया नियम। 1952 में नियम क्या लाया गया? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। उसमें यह नियम लाया गया कि अगर राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार है उसको मिनिमम 2 अनुमोदक और 2 प्रस्तावक, 2 अनुमोदक 2 प्रस्तावक, अर्थात कितने हो गए? 4 हो गए। 2 अनुमोदक 2 प्रस्तावक, वही नहीं कि वही अनुमोदक वही प्रस्तावक, 2 अनुमोदक रहेंगे 2 प्रस्तावक रहेंगे। 4 एमपीज होने चाहिए, तो ये पर्चा भर सकते थे, पर्चा भर सकते थे, है नहीं थे। तो ये 1952 से चला। कब तक चला? 1954 तक। और 54 में नया नियम लेके आ गए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम। क्या लाया गया? 1954। और 1954 में ये मेरे मित्रों ये नियम लाया गया कि अब 2-2 सदस्य अगर रहेंगे अनुमोदक के लिए और प्रस्तावक के लिए तो वैलिड नहीं होगा। अब आपको 5-5 सदस्य लेके आने होंगे। 5 आप अनुमोदक लाइए, 5 आप प्रस्तावक लाइए। कोई प्रस्ताव आपके पक्ष से 5 लोग प्रस्ताव रखे, हाँ ये इसके राष्ट्रपति पद के लिए ठीक है, इनको इसके लिए एलिजिबल माना जाए। तो इस प्रकार से आपको 5-5 सदस्यों को लेके आना होगा। मतलब कितने हो गए? 10 सदस्य लेके आने होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि ये सिलसिला उस समय भी बहुत होते थे। छोटे भैया जो होते थे कुछ ऐसे होते थे कि वो खड़े हो गए, हम भैया चुनाव में खड़े होंगे, तो चुनाव में खड़े हो गए। अब क्या था? 5 एमपी 5-5 10 एमपी। छोटा पार्टी का भी लीडर होता था, वो भी हम खड़ा कर लेंगे, भैया 10 एमपी उसके पास है, वो भी खड़ा करके दिया। तो बाद में एक संशोधन लाया गया 1997 में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम निर्वाचन अधिनियम 1997, ऐसा जैसा लिखा हुआ है यहां देख सकते हैं आप। 1997 में यह नियम लाया गया कि नहीं भैया, अब 5 नहीं, 5 का 10 गुना कर दीजिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए। अब 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक, चूंकि टोटल सदस्य कितने हैं? टोटल सदस्य तो भैया आपके यहां 245 और यहां कितने हो रहे हैं आपके? 445। लेकिन 445 नहीं, 443 ही मानिए। इसमें भी 12 को घटा दीजिए, चूंकि क्या होने चाहिए? निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य में क्या करना है? इसको भी घटा दीजिए, तो आपके कितने आ जाएंगे? 33, 233। यही सदस्य क्या करेंगे? 4, अगर देखा जाए 500 रखिएगा इसको, 543, तो 5 2 7 और 4 3 7, मतलब माना जाए तो 500, ये आपके आ रहे 76, 576 हो रहे हैं जो सदस्य। यही सदस्य क्या करेंगे? 5 2 7 776 सदस्य में से 50 एक के पास अनुमोदक, 50 एक के पास, मतलब 100 मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने लोग चुनाव लड़ सकते हैं? केवल 7 लोग। इससे निश्चित हो रहा है ना कि भाई अगर मान लीजिए सबके पास 50-50 अनुमोदक मिल भी जाए तो कितने लोग चुनाव लड़ सकते हैं? 7 लोग। 50-50 100, 7 गुणते 100, 700 हो गए। तो यहां देख रहे हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए नियम लाया गया कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक लेके आएंगे आप, तभी आप क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति के लिए पद के लिए दावेदार बन सकते हैं। अगर इससे कम है तो आप दावेदार नहीं बन सकते। इससे क्या होगा कि भीड़ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इससे क्या होगी? भीड़ ऑटोमेटिक
कम हो जाएगी और जो छोटे छोटे हैं वो लड़ने के लिए नहीं एग्री होंगे। और वो भी निश्चित किया गया कि जो 50-50 अनुमोदक और प्रस्तावक लाए जाएंगे वो भी कैसे एमपी होने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, सांसद होने चाहिए, जो कि निर्वाचित हुए हैं, जो मनोनीत किए गए हैं। वो सदस्य अनुमोदक प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं। कौन बनेगा? जो मनोनीत नहीं किए हैं बल्कि निर्वाचित हुए हैं। ये नियम लाया गया। उसके बाद क्या किया गया कि इनकी जमानत राशि रखी गई कि एक जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ेगा उसको 15,000 रुपए जमानत राशि रखनी होगी। आपको डिपॉजिट मनी वहां जमा करनी होगी और 15,000 रुपए आप जमा करेंगे, तब आप प्रस्तावक और अनुमोदक लेके जाएं, 15,000 जमा करें तो आप पर्चा भर सकते हैं। और उसके बाद नियम है कि अगर 1/6 जितनी संपूर्ण संख्या है वोटों के, जितने वोट पड़ेंगे, टोटल वोटों से मतलब नहीं, जितने वोट पड़ेंगे उस वोट का 1/6%, 1/6 कह सकते हैं, प्रतिशत नहीं रखिएगा, 1/6 कहिए या 16% कह लीजिए। 16×96 तो 16×96 16 दशमलव कुछ आएगी तो 17% मान लीजिए कि 1/6 भाग मत होने चाहिए आपके पास, इससे अधिक, और नहीं तो आपकी जमानत क्या मानी जाएगी? जब्त मानेगी। और जमानत जब्त हो जाएगी तो यह 15,000 रुपए आपके डूब जाएंगे। और वैसे भी मानिए तो कोई भी प्रेसिडेंट 15,000 रुपए लेने वापस नहीं जाता, वो चाहे हारे और चाहे जीते, वह सरकार के ही खजाने में रखे रहते हैं। कोई लेने नहीं जाता कि भैया मेरे 15,000 है, मुझे वापस कर दीजिए। तो उसके बाद देखा जाए तो ये कहानी थी। उसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का, मैक्सिमम कितने वर्ष का हो सकता है? एक बार में 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। इसमें यह प्रश्न बच्चों के मन में होगा कि भारतीय राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है? तो भारतीय राष्ट्रपति के लिए कोई लिमिट नहीं है, वह अनंत काल तक क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। अर्थात जब तक उसमें सांस है तब तक राष्ट्रपति बनने की आस है। राष्ट्रपति तब तक बन सकते हैं जब तक उनमें सांस चल रही है। ये मतलब क्या है कि कोई रोक ठोक नहीं, आप कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर प्रेसिडेंट क्या होते हैं, आप में 3 बार बने, 2 बार बने, उसके बाद हट लेते हैं। और अभी तो सिलसिला 1 बार वाला आ गया है। अभी सिलसिला 1 बार, पहले होता था 2 बार 3 वाले शुरू में, लेकिन बाद में सिलसिला 1-1 बार 1-1 लोग बन रहे हैं। अभी प्रेसिडेंट लगातार 2 बार बन जा रहे हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट 2 बार बन जा रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट 1 बार बन रहे हैं। जैसे देखिए अभी क्या थे, कोविंद जी थे, उसके पहले क्या थे, प्रणब मुखर्जी, उसके पहले अब्दुल कलाम जी थी। इस प्रकार से उनके पहले प्रतिभा जी थी, उसके पहले आप ऐसे देखते अगर चलें तो अब्दुल कलाम जी थे। तो इस प्रकार से ये चलता सिलसिला चला रहा है। कलाम जी के बाद प्रतिभा जी बनी, प्रतिभा जी के बाद प्रणव जी बने, प्रणव जी के बाद कोविंद जी बने, कोविंद जी के बाद द्रौपदी मुर्मू जी बनी। तो इस प्रकार से ये सिलसिला क्या आ रहा है, चलाता रहा है, सिंगल वाला। ये डबल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि राजनीति है। राजनीति में हर व्यक्ति को मौका देना पड़ता है। हर यहाँ भाई अपनी रोटी भी सेकनी पड़ती है राजनीति की। प्रेसिडेंट बनाएंगे तो उस आधार पे वोट बैलेंस भी बनेगा। ये भी समीकरण होता है राजनेताओं का। फिलहाल मुझे राजनीति से मतलब नहीं है तो हम क्यों उस पर बहुत चर्चा करें। तो ये आपका रहा प्रेसिडेंट के बारे में बातें। अब हम आगे प्रेसिडेंट की जो शक्तियां होती हैं, जो प्रेसिडेंट की प्रशासनिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति, वीटो पावर, ये सारी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि इसी वीडियो में कर देंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा मित्रों। अब इतना पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट डे जिस दिन मुझे टाइम मिल जाएगा, कल परसों, मैं आपको अगला वीडियो लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को शुभ रात्रि, नमस्कार।